बी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में नए सत्र का आगाज उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और गणवेश वितरित किए गए ताकि वे पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत कर सकें। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बच्चों के साथ प्रार्थना और मंत्रोच्चार में हिस्सा लिया तथा विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन, संस्कार और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि बच्चों की ऊर्जा, जिज्ञासा और सीखने की ललक विकसित और सशक्त भारत की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और शाला विकास समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस गुरुवार को पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। दुर्ग शहर के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए, जहां श्री सुखमणी साहिब और गुरबाणी का पाठ कर गुरु साहिब के महान बलिदान और मानवता के संदेश को याद किया गया। भिलाई के सुपेला गुरुद्वारा में भी शहीदी दिवस पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान जत्थे द्वारा शबद कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसने संगत को भाव विभोर कर दिया। शहीदी दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में पहुंचकर अरदास की और गुरु साहिब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भीषण गर्मी को देखते हुए जगह जगह छबील सेवा लगाई गई, जहां राहगीरों और श्रद्धालुओं को ठंडा मीठा जल, शरबत, चने का प्रसाद वितरित किया गया। सिख परंपरा में यह दिन छबीला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो सेवा, समर्पण और मानवता की मिसाल माना जाता है। दुर्ग नगर निगम ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बोरसी क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे बसे अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से रेलवे की जमीन और आसपास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण किया गया था। नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान उन दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया गया जिनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। भिलाई नगर पालिक निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 3 मदर टेरेसा नगर का व्यापक निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने पावर हाउस छावनी थाना के सामने स्थित लाल मैदान का भी निरीक्षण किया और क्षेत्र के विकास को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने सड़क पर भवन निर्माण सामग्री रखकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नालियों के ऊपर स्लैब डालकर किए गए अतिक्रमण को गंभीर विषय बताते हुए ऐसे सभी स्लैब हटाने और तोड़ने की कार्रवाई करने को कहा। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि नालियों पर अतिक्रमण से सफाई कार्य प्रभावित होती है और जल निकासी व्यवस्था बाधित होती है, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्ग जिले के भिलाई 3 क्षेत्र स्थित उमदा गांव में एक 17 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान लोकेश्वर देवांगन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रात में भोजन करने के बाद वह अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने तत्काल 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की से अंदर देखा तो युवक कमरे के भीतर फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही मृतक का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा सके। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की विवेचना कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
रायपुर स्थित लोक भवन में आज देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक गरिमा का विशेष दृश्य देखने को मिला। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित लोक भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दिए गए रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी दोहराया। 21 जून को होने वाली री नीट यूजी 2026 परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शासकीय और निजी स्कूलों सहित कुल 11 केंद्रों का दौरा किया और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संभावित बारिश को देखते हुए निर्देश दिए कि परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग शेड या छायादार स्थान पर की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कलेक्टर ने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और परीक्षार्थियों के लिए आवागमन के मार्गों को सुगम बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। री नीट परीक्षा के लिए रायपुर जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि परीक्षार्थियों को सुरक्षित, शांत और सुविधाजनक परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शाहला निगार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ शराब व्यसन मुक्ति अभियान और भारत माता वाहिनी योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही नशा पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास, नशा मुक्ति केंद्रों की कार्य प्रणाली और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। समिति ने प्रत्येक विकास खंड की 1000 से अधिक जनसंख्या वाली नई ग्राम पंचायतों में भारत माता वाहिनी के गठन और विस्तार पर जोर दिया ताकि नशा मुक्ति अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। बैठक में संचालित 15 बिस्तरों वाले एकीकृत पुनर्वास केंद्रों की क्षमता बढ़ाकर 50 बिस्तर करने का सुझाव दिया गया। वहीं जिन जिलों में नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, वहां नए केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्यवाही तेज करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, बेमेतरा और कोरबा जिलों में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र में होम लोन के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित लालसाय राम बखला ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं, जिन्होंने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेने की कोशिश की थी, लेकिन लोन नहीं मिलने के बाद उनके परिचितों ने उनकी मुलाकात रविशंकर दास से कराई। रविशंकर ने अधिक राशि का होम लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और दस्तावेज लेकर कई बैंकों में आवेदन कर दिया, जिसके बाद 6 बैंकों से कुल 1 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक का होम लोन स्वीकृत होकर खाते में जमा हो गया। जब अधिकारी ने आपत्ति जताई तो आरोपियों ने कहा कि यदि लोन राशि का 60% हिस्सा उन्हें दे दिया जाए तो पूरी EMI खुद भरेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पीड़ित ने 57,60,000 रुपए आरोपियों को दे दिए। शुरुआत में कुछ किस्तें जमा भी की गई, लेकिन बाद में किस्तों का भुगतान बंद हो गया। इसके बाद बैंकों से लोन भुगतान के नोटिस आने लगे। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शिवशंकर दास समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी रविशंकर दास पहले शिक्षकों से करोड़ों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा रोड में निर्माणाधीन कंपोजिट बिल्डिंग का आज लोकार्पण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने निरीक्षण किया। लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही इस अत्याधुनिक भवन में कलेक्ट्रेट चैम्बर, कलेक्ट्रेट न्यायालय, मीटिंग हॉल, वेटिंग रूम, आवक जावक शाखा, पोर्च और लिफ्ट सहित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। निरीक्षण के दौरान सचिव बंसल ने निर्माण गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया और कलेक्टर न्यायालय तथा मीटिंग हॉल में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन को विभिन्न विभाग के लिए कक्षा आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। सचिव ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा, गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और आगामी अगस्त माह तक भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर।
G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा और वैश्विक समुद्री मार्गों की निर्बाध आवाजाही का मुद्दा मजबूती से उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर के समुद्री व्यापार में लाखों भारतीय नाविक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया और उम्मीद जताई जाती है कि ईरान के साथ होने वाली किसी भी शांति समझौते में नाविकों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाएगा। पीएम मोदी के इस बात का जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने भारतीय नाविकों के पेशे को चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों देश लंबे समय से सहयोग करते रहे हैं और आगे भी मिलकर समाधान करेंगे। ट्रंप ने दोनों देशों के रिश्तों को बेहद मजबूत बताते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ी राहत 4 धाम यात्रा में सेवाएं देने वाले घोड़े कच्चर मालिकों को मिली है। अब इन पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। इससे दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में पशु मालिकों का आर्थिक नुकसान कम होगा। नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय को मान्यता देने के नियमों को सरल बनाया गया है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने 5 विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी जो उत्पादों की गुणवत्ता की निगरानी करेंगे। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल हिमालयन कार रैली को भी मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि इस पर्यटन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। नई व्यवस्था के तहत पुलिस कांस्टेबलों, फायरमैन, जेल बॉर्डर, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड समेत ग्रुप सी के खाली पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। दिल्ली एलजी ने कहा कि अग्निवीरों का अनुशासन, प्रशिक्षण और विशेष कौशल सरकारी सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाएगा। विभागों को यह ही छूट दी गई है कि अपनी जरूरतों के अनुसार इन युवाओं की नियुक्ति कर सके। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में देश भर के पात्र पूर्व अग्निवीर आवेदन कर सकेंगे। दुनिया को एक बड़े युद्ध के खतरे से राहत मिलती दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। फ्रांस के ऐतिहासिक वारसाय पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे भी मौजूद रहे। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने ईरान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तखत कर समझौते को मंजूरी दी। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 5:30 पर इस समझौते का औपचारिक ऐलान किया गया। समझौते के तात्कालिक प्रभाव से लागू होने के बाद ईरान और लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने पर भी सहमति बनी है। इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूनर शहर में हस्ताक्षर होने थे, लेकिन तय कार्यक्रम से एक दिन पहले ही दोनों पक्षों ने समझौते को अंतिम रूप दे दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला किया जिससे पूरे रूस को हिलाकर रख दिया। यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। यह वही रिफाइनरी है जो मॉस्को क्षेत्र की 1/3 से ज्यादा ईंधन जरूरतों को पूरा करती है। हमले के बाद यहाँ भीषण आग लग गई और आसमान में काले धुएं के गुबार छा गए। रूस का कहना है कि यह मामला यूक्रेन रूस युद्ध के 4 वर्षों में हुए सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक था। सुरक्षा कारणों से मॉस्को के 4 प्रमुख एयरपोर्टों पर उड़ानों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन लगातार रूस की तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर उनकी युद्ध क्षमता और उसके आर्थिक संसाधनों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। आज के समाचार यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए।
LP न्यूज, आपकी आवाज।